प्रथम वर्ष के व्यावसायिक संनियम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंतर्गत इकाई द्वितीय में सम्मिलित निक्षेप संबंधी अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट, इस विषय पर आज हम डिस्कस करेंगे। निक्षेप का अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट भारतीय अनुबंध अधिनियम के विशेष अनुबंधों के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। निक्षेप बिलमेंट यह शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द बेलर BAILOR से लिया गया है, जिसका अर्थ है टू डिलीवर, सुपुर्द अर्थात देना। लेकिन वैधानिक दृष्टिकोण से यह शब्द विशिष्ट अर्थ रखता है, जिसके अनुसार निक्षेप से आशय एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी विशिष्ट उद्देश्य से विशिष्ट वस्तु का हस्तांतरण। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1948 के धारा 148 के अंतर्गत निक्षेप के अनुबंध की परिभाषा दी गई है, जिसके अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि निक्षेप का अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसके अंतर्गत एक विशिष्ट व्यक्ति निक्षेपी अर्थात बेलर एक विशिष्ट वस्तु को विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए दूसरे व्यक्ति अर्थात निक्षेप गृहीता को हस्तांतरित करता है या वस्तु की सुपुर्दगी करता है तथा यह इंस्ट्रक्ट करता है कि उद्देश्य पूरा होने के पश्चात वस्तु वापस कर दिया जाए अथवा निर्देशानुसार उसकी व्यवस्था कर दी जाए। A billment is the delivery of goods by a person to another for some purpose upon the contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed according to direction of the person delivering them। परिभाषा से स्पष्ट हो गया है कि यहां पर दो पक्षकार हैं, एक निक्षेपी बेलर और दूसरा निक्षेप गृहीता बेलर। यहां पर यह स्पष्ट किया गया है कि निक्षेपी अर्थात बेलर एक वस्तु को निक्षेप गृहीता को देता है या सुपुर्द करता है। यहां पर स्वामित्व हस्तांतरण नहीं है। उद्देश्य पूर्ति के पश्चात वह वस्तु आदेशानुसार वापस कर दी जाती है। यहां पर वस्तु का स्वामित्व हस्तांतरण नहीं हो रहा। अब मैं बात करूंगा निक्षेप के अनुबंध की विशेषताओं की, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट। यहां पर पहली विशेषता यही है कि यहां पर दो पक्षकार होने चाहिए, बेली और बेलर, निक्षेपी एवं निक्षेप गृहीता। दूसरा, वस्तु की सुपुर्दगी। यहां पर निक्षेपी द्वारा निक्षेप गृहीता को वस्तु प्रदान किया जाना अनिवार्य है। जब तक वस्तु की सुपुर्दगी नहीं होगी तब तक निक्षेप का अनुबंध लागू नहीं होगा। अब वस्तु की सुपुर्दगी दो प्रकार से हो सकती है। पहला रचनात्मक सुपुर्दगी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, और दूसरा सांकेतिक सुपुर्दगी। पहले मैं बात करूंगा रचनात्मक सुपुर्दगी की। यहां पर निक्षेपी एवं निक्षेप गृहीता के व्यवहारों से यह स्पष्ट होता है कि वस्तु के उपयोग का अधिकार निक्षेप गृहीता को प्रदान कर दिया गया। उदाहरण के लिए, यदि निक्षेपी अपने मशीन को उपयोग करने की अनुमति अपने ही फैक्ट्री पर निक्षेप गृहीता को देता है तो यह रचनात्मक सुपुर्दगी होगी। और दूसरा होता है सांकेतिक सुपुर्दगी।
यहां पर हम गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल ले सकते हैं कि जब एक व्यापारी के द्वारा अपने वस्तु की डिलीवरी के लिए व्यापारी ट्रांसपोर्टर को वस्तु प्रदान करता है, तो यहां पर उसकी बिलियबिलिटी वो प्राप्त करता है और इस प्रकार से वस्तु के हस्तांतरण का अधिकार वह ट्रांसपोर्टर को देता है। यह कहलाता है सांकेतिक सुपुर्दगी। यहां पर बिलियबिलिटी एक संकेत है जिसके अंतर्गत विशिष्ट उद्देश्य से ट्रांसपोर्टर को वस्तु हस्तांतरित किया गया। अगली विशेषता में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि निक्षेप के अनुबंध के उद्देश्य अस्थायी होते हैं। एक समय विशेष में, अवधि में ये उद्देश्य समाप्त हो जाता है। निक्षेप के अनुबंध की अगली विशेषता में यह स्पष्ट किया गया है कि निक्षेपी को निक्षेपित वस्तु निक्षेप गृहीता से वापस प्राप्त करने का अधिकार है। यह अधिकार स्पष्ट भी हो सकता है अथवा निक्षेप गृहीता को यह आदेश दिया जा सकता है कि निक्षेपी के आदेशानुसार वह वस्तु की व्यवस्था करे। यहां पर अगली विशेषता में निक्षेप के माल के अधिकार बदलना भी आवश्यक है। यहां पर जिस अधिकार बदलने की मैं बात कर रहा हूं वह अधिकार अस्थायी है या समय विशेष है। जब निक्षेप के अनुबंध के अंतर्गत निक्षेपी द्वारा निक्षेप गृहीता को वस्तु प्रदान किया जाता है, यहां पर निक्षेप गृहीता को यह अधिकार प्राप्त होता है कि अनुबंधों के प्रावधानों के अनुसार वह उस वस्तु का उपयोग कर सकता है। यहां पर मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि निक्षेप के अनुबंध में माल का हस्तांतरण होता है, उसके स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता। निक्षेप के अनुबंध के अंतर्गत वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि एक दर्जी को कपड़ा सीने दिया जाता है तो यहां पर उद्देश्य है वस्तु कपड़ा का सिलवाना या उसके स्वरूप को प्रदान करना, उसको पहनने लायक बनाना। तो ऐसी स्थिति में उस कपड़े का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है, तो यहां पर वस्तु का स्वरूप परिवर्तित होता है, लेकिन उसके स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता। उद्देश्य पूर्ति के पश्चात निक्षेपी को वस्तु वापस प्राप्त करने का अधिकार होता है। निक्षेप का अनुबंध स्पष्ट एवं गर्भित दोनों प्रकार का हो सकता है। और अंत में मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि निक्षेप का अनुबंध केवल चल वस्तुओं का होता है, अचल वस्तुओं का नहीं। अचल वस्तुओं के संबंध में विशिष्ट अनुबंध के अंतर्गत एक और प्रावधान किया गया है जिसे कहते हैं गिरवी का अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्लैट्स, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। एक प्रश्न और उठता है कि क्या बैंकों और उसमें जमा करने वाले व्यक्ति का संबंध निक्षेप और निक्षेप गृहीता का है? तो मैं यहां पर यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि यहां पर बैंक और उसके ग्राहक का संबंध निक्षेपी और निक्षेप गृहीता का नहीं है। यहां पर बैंक और ग्राहक दोनों का संबंध ऋणी और ऋणदाता। यहां पर बैंक ऋणी के रूप में अपने ग्राहक से जमा प्राप्त करता है एवं उस पर वह उसे ब्याज देता है और ऋणदाता के द्वारा मांगे जाने पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसे वह राशि वापस उपलब्ध कराता है। अब हम आगे बढ़ते हैं जिसके अंतर्गत हम निक्षेप के प्रकार की बात करेंगे। तो निक्षेप के प्रकार निम्नलिखित हैं। इसमें पहला आता है सुरक्षा के लिए निक्षेप, बिलमेंट फॉर सिक्योरिटी और सेफ्टी। जब निक्षेप गृहीता को निक्षेपी अपनी वस्तु उसके सुरक्षा के उद्देश्य से प्रदान करता है तो यह सुरक्षा के लिए निक्षेप कहलाता है। इसके अंतर्गत निक्षेप गृहीता पारिश्रमिक पाने का अधिकार रखता है। दूसरा बिलमेंट फॉर यूज,
उपयोग के लिए निक्षेप, किराए से वस्तु प्राप्त करना। यदि आप किराए से कोई व्हीकल, गाड़ी प्राप्त करते हैं तो इस प्रकार का निक्षेप प्रयोग के लिए निक्षेप कहलाएगा। इसके बाद जो तीसरा प्रकार आता है वह है शुल्क सहित निक्षेप। जब निक्षेप के अनुबंध के प्रावधानों के अंतर्गत यह स्पष्ट कर दिया गया हो कि निक्षेपी एवं निक्षेप ग्रहीता अनुबंध के लिए किसी प्रकार के पारिश्रमिक पाने का अधिकार रखते हैं, तो यह शुल्क सहित प्रथम वर्ष के व्यावसायिक संनियम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंतर्गत इकाई द्वितीय में सम्मिलित निक्षेप संबंधी अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट, इस विषय पर आज हम डिस्कस करेंगे। निक्षेप का अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट भारतीय अनुबंध अधिनियम के विशेष अनुबंधों के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। निक्षेप, बिलमेंट, यह शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द बेलर, BAILOR से लिया गया है, जिसका अर्थ है टू डिलीवर, सुपुर्दगी अर्थात देना। लेकिन वैधानिक दृष्टिकोण से यह शब्द विशिष्ट अर्थ रखता है, जिसके अनुसार निक्षेप से आशय एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी विशिष्ट उद्देश्य से विशिष्ट वस्तु का हस्तांतरण। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1948 के धारा 148 के अंतर्गत निक्षेप के अनुबंध की परिभाषा दी गई है, जिसके अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि निक्षेप का अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसके अंतर्गत एक विशिष्ट व्यक्ति निक्षेपी अर्थात बेलर एक विशिष्ट वस्तु को विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए दूसरे व्यक्ति अर्थात निक्षेप ग्रहीता को हस्तांतरित करता है या वस्तु की सुपुर्दगी करता है तथा यह इंस्ट्रक्ट करता है कि उद्देश्य पूरा होने के पश्चात वस्तु वापस कर दिया जाए अथवा निर्देशानुसार उसकी व्यवस्था कर दी जाए। A billment is the delivery of goods by a person to another for some purpose upon the contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed according to direction of the person delivering them। परिभाषा से स्पष्ट हो गया है कि यहाँ पर दो पक्षकार हैं, एक निक्षेपी बेलर और दूसरा निक्षेप ग्रहीता बेलर। यहाँ पर यह स्पष्ट किया गया है कि निक्षेपी अर्थात बेलर एक वस्तु को निक्षेप ग्रहीता को देता है या सुपुर्द करता है। यहाँ पर स्वामित्व हस्तांतरण नहीं है। उद्देश्य पूर्ति के पश्चात वह वस्तु आदेशानुसार वापस कर दी जाती है। यहाँ पर वस्तु का स्वामित्व हस्तांतरण नहीं हो रहा। अब मैं बात करूंगा निक्षेप के अनुबंध की विशेषताओं की, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट। यहाँ पर पहली विशेषता यही है कि यहाँ पर दो पक्षकार होने चाहिए, बेली और बेलर, निक्षेपी एवं निक्षेप ग्रहीता। दूसरा, वस्तु की सुपुर्दगी। यहाँ पर निक्षेपी द्वारा निक्षेप ग्रहीता को वस्तु प्रदान किया जाना अनिवार्य है। जब तक वस्तु की सुपुर्दगी नहीं होगी तब तक निक्षेप का अनुबंध लागू नहीं होगा।
अब वस्तु की सुपुर्दगी दो प्रकार से हो सकती है। पहला रचनात्मक सुपुर्दगी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, और दूसरा सांकेतिक सुपुर्दगी। पहले मैं बात करूंगा रचनात्मक सुपुर्दगी की। यहां पर निक्षेपी एवं निक्षेप गृहीता के व्यवहारों से यह स्पष्ट होता है कि वस्तु के उपयोग का अधिकार निक्षेप गृहीता को प्रदान कर दिया गया। उदाहरण के लिए, यदि निक्षेपी अपने मशीन को उपयोग करने की अनुमति अपने ही फैक्ट्री पर निक्षेप गृहीता को देता है तो यह रचनात्मक सुपुर्दगी होगी। और दूसरा होता है सांकेतिक सुपुर्दगी। यहां पर हम गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब एक व्यापारी के द्वारा अपने वस्तु की डिलीवरी के लिए व्यापारी ट्रांसपोर्टर को वस्तु प्रदान करता है तो यहां पर उसकी बिलियबिलिटी वो प्राप्त करता है और इस प्रकार से वस्तु के हस्तांतरण का अधिकार वह ट्रांसपोर्टर को देता है। यह कहलाता है सांकेतिक सुपुर्दगी। यहां पर बिलियबिलिटी एक संकेत है जिसके अंतर्गत विशिष्ट उद्देश्य से ट्रांसपोर्टर को वस्तु हस्तांतरित किया गया। अगली विशेषता में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि निक्षेप के अनुबंध के उद्देश्य अस्थायी होते हैं। एक समय विशेष में, अवधि में ये उद्देश्य समाप्त हो जाते हैं। निक्षेप के अनुबंध की अगली विशेषता में यह स्पष्ट किया गया है कि निक्षेपी को निक्षेपित वस्तु निक्षेप गृहीता से वापस प्राप्त करने का अधिकार है। यह अधिकार स्पष्ट भी हो सकता है अथवा निक्षेप गृहीता को यह आदेश दिया जा सकता है कि निक्षेपी के आदेशानुसार वह वस्तु की व्यवस्था करे। यहां पर अगली विशेषता में निक्षेप के माल के अधिकार बदलना भी आवश्यक है। यहां पर जिस अधिकार बदलने की मैं बात कर रहा हूं वह अधिकार अस्थायी है या समय विशेष है। जब निक्षेप के अनुबंध के अंतर्गत निक्षेपी द्वारा निक्षेप गृहीता को वस्तु प्रदान किया जाता है, यहां पर निक्षेप गृहीता को यह अधिकार प्राप्त होता है कि अनुबंधों के प्रावधानों के अनुसार वह उस वस्तु का उपयोग कर सकता है। यहां पर मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि निक्षेप के अनुबंध में माल का हस्तांतरण होता है, उसके स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता। निक्षेप के अनुबंध के अंतर्गत वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक दर्जी को कपड़ा सीने दिया जाता है तो यहां पर उद्देश्य है वस्तु कपड़ा का सिलवाना या उसके स्वरूप को प्रदान करना, उसको पहनने लायक बनाना। तो ऐसी स्थिति में उस कपड़े का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है, तो यहां पर वस्तु का स्वरूप परिवर्तित होता है, लेकिन उसके स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता। उद्देश्य पूर्ति के पश्चात निक्षेपी को वस्तु वापस प्राप्त करने का अधिकार होता है। निक्षेप का अनुबंध स्पष्ट एवं गर्भित दोनों प्रकार का हो सकता है। और अंत में मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि निक्षेप का अनुबंध केवल चल वस्तुओं का होता है, अचल वस्तुओं का नहीं। अचल वस्तुओं के संबंध में विशिष्ट अनुबंध के अंतर्गत एक और प्रावधान किया गया है जिसे कहते हैं गिरवी का अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्लैट्स, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। एक प्रश्न और उठता है कि क्या बैंकों और उसमें जमा करने वाले व्यक्ति का संबंध निक्षेप और निक्षेप गृहीता का है? तो मैं यहां पर यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि यहां पर बैंक और उसके ग्राहक का संबंध निक्षेपी और निक्षेप गृहीता का नहीं है। यहां पर बैंक और ग्राहक दोनों का संबंध ऋणी और ऋणदाता। यहां पर बैंक ऋणी के रूप में अपने ग्राहक से जमा प्राप्त करता है एवं उस पर वह उसे ब्याज देता है, और ऋणदाता के द्वारा मांगे जाने पर
अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसे वह राशि वापस उपलब्ध कराए। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत हम निक्षेप के प्रकार की बात करेंगे। तो निक्षेप के प्रकार निम्नलिखित हैं। इसमें पहला आता है सुरक्षा के लिए निक्षेप, बिलमेंट फॉर सिक्योरिटी और सेफ्टी। जब निक्षेप गृहीता को निक्षेपी अपनी वस्तु उसके सुरक्षा के उद्देश्य से प्रदान करता है तो यह सुरक्षा के लिए निक्षेप कहलाता है। इसके अंतर्गत निक्षेप गृहीता पारिश्रमिक पाने का अधिकार रखता है। दूसरा, बिलमेंट फॉर यूज, उपयोग के लिए निक्षेप, किराए से वस्तु प्राप्त करना। यदि आप किराए से कोई व्हीकल, गाड़ी प्राप्त करते हैं तो इस प्रकार का निक्षेप प्रयोग के लिए निक्षेप कहलाएगा। इसके बाद जो तीसरा प्रकार आता है वह है शुल्क सहित निक्षेप। जब निक्षेप के अनुबंध के प्रावधानों के अंतर्गत यह स्पष्ट कर दिया गया हो कि निक्षेपी एवं निक्षेप गृहीता अनुबंध के लिए किसी प्रकार के पारिश्रमिक पाने का अधिकार रखते हैं